नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। हर दूसरा शख्स तीसरे से पूछता है लॉकडाउन लगेगा क्या, फिर से लॉकडाउन होगा। ये शंका है, आशंका है, या लोग इसकी आड़ में जैसा पहले करते आए हैं कानून के साथ खिलवाड़, कोरोना के साथ खिलवाड़, क्या उनके मन में फिर से वो भाव जाग रहा है? और क्या हम ये सोचें और ये सोचना भी चाहिए कि बीते एक साल में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या सबक मिला है? क्योंकि उसके बाद आप सवाल नहीं करेंगे। कोरोना की गाइडलाइन बनी हुई है, बस उसका पालन करना है। इंतजार करें, होली आ रही है, साथ साथ मनाएंगे। स्वागत है आपका। आइए खबरों का सिलसिला जो है शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं हेडलाइंस। देश में कोरोना काल का एक साल पूरा, थोड़ी राहत के बाद दहशत फिर बरकरार। कटघोरा से मुंगेली रेल लाइन का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में, अधिकारी कह रहे हो रहा अध्ययन। अवैध प्लाटिंग के मामले में राजस्व मंत्री की फटकार के बाद जागा राजस्व महकमा, जुटाई जा रही जानकारी, पटवारियों को आदेश। सेंद्री के पास अरपा के बीचों बीच अवैध खुदाई, पत्थर चिल्फी निकालने वालों पर कार्यवाही की तैयारी। और दूसरी जगह शादी के चक्कर में प्रेमी बना हत्यारा, मोबाइल मैसेज ने दिया आरोपी का संकेत। तो खबरों को देते हैं विस्तार। जनता कर्फ्यू से शुरू हुआ देश में कोरोना का साया एक बरस बाद भी छाया हुआ है। लोगों ने थाली पीटा, बिजली गुल की, खुद को घरों में महीनों कैद किया, व्यापार चौपट हो गया, सब कुछ सहा। ये तमाम उपाय करने के बाद भी कोविड-19 का खात्मा करने में हम चूक गए। फिर वक्त आया है भूल सुधार का, सतर्क रहें। वक्त की बात है। एक साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब जनता कर्फ्यू स्वस्फूर्त लग चुका था। इसके बाद सिलसिला चालू हुआ लॉकडाउन का और हम सब नए शब्दों से परिचित हुए। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सैनिटाइजर, बहुत सारे ऐसे शब्दों से हम पहली बार परिचित हुए थे। 22 मार्च की वो तारीख फिर से दोहरा रही है और हम फिर उसी दोराहे पर आकर के खड़े हो रहे हैं। तो आइए, जिम्मेदार जनता को बताया जाता है तो उनसे ही पूछते हैं कि आखिर फिर से ये कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, कहां चूक हो रही है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या है लोगों का कहना इस बारे में। आइए उनसे पूछते हैं। सावधानी से अपना बचाव हो सकता है, अधिक से अधिक सुरक्षित होना चाहिए। आप लोगों को कुछ बोलते हैं अपने तरफ से? हाँ, मैं बोलता हूँ भाई भीड़ भाड़ से बचे, अधिक से अधिक काम अपना नेट से कर ले, हैं, सुरक्षा साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो जनता की फुल भागीदारी होनी चाहिए, जितना सपोर्ट अपन कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे भी सरकार के साथ हमको सहयोग करना चाहिए। जो भी उनके गाइडलाइंस है उनका फॉलो करना चाहिए। यह रूटीन है लाइफ में, लोगों को अपना धंधा भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, लेकिन सावधानी के साथ करें। बहुत ज़्यादा भीड़ हर जगह ना लगाएं तो सबके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा गंभीर था भैया, बहुत ज़्यादा और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है, बहुत ज़्यादा बीमारी है। अभी के दौर में तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। आर्थिक तंगी का भी सामना करना बहुत ज़्यादा, और भूख प्यास और बहुत ज़्यादा गरीबी और रोजगार में महीना डेढ़ महीना घर में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो लंबे सभी समय तक का आप भी दुकान अपना? अभी तो खोले हम तो 2 महीना हुआ है, घर पे बैठे थे सब। 3 साल हो गया, रोजगार भी छूट गया है। हम लोग का खाना बनाने जाते हैं वो भी छूट गया। बहुत लाचारी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये तस्वीरें फिर से दोहराई जाए। आपको तो याद ही होगा सड़कें किस तरह सूनी हो गई थी। लॉकडाउन के चलते लोगों का व्यापार भी चौपट हो गया। आइए हम आपके साथ वो तस्वीरें शेयर करते हैं जो याद दिलाएंगी हमें कि हम कितने सजग हुए थे, कितने सतर्क हुए थे। अपने परिवार के साथ हम टाइम एक्सपेंड करने लगे थे, घर पर थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था। लोगों की दिनचर्या बदल गई थी, लोग सुधर गए थे, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं।
ये वही तस्वीरें हैं दोस्तों जो लॉकडाउन के समय हमें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रही थी। समझदार नागरिक ये पहचान नहीं भाई कि वो जो गवर्नमेंट के रूल्स है, नियम है, बिल्कुल उसको सुधार करके धारण करना चाहिए और जागरूक करना चाहिए आम जनता को भी कि जो विपत्ति आई है, पेंडेमिक सिचुएशन जो है, उससे लड़े हम लोग और सावधानीपूर्वक शांतिपूर्वक लड़े ताकि कोई वो भ्रम ना हो, कोई वो भगदड़ ना हो। ये हमारा आम नागरिक का कर्तव्य होता है। भीड़ जो है कहीं जगह पे हो रही है तो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कहीं पे कोई ज़रूरत के काम के लिए भी निकला है तो वो पीटा जा रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और सभी को इसका सहयोग करना है। कोई भी काम अकेले शासन का नहीं है, कोई भी काम अकेले पब्लिक का नहीं है, किसी एक का कभी भी कोई काम नहीं होता। हाँ, लेकिन ये है कि मौत अपनी हो रही है तो हमको ही जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है दूसरा। तो सबको सजग होना चाहिए। ज़रूरतें सबकी है और अलग अलग ज़रूरतें हैं लोगों की। सामान्य दिनचर्या हो सकती है सभी की। कोरोना है हमारे आसपास तो है, जब तक वो पूरी तरीके से उसका जो समूल नाश नहीं हो जाता, नष्ट नहीं हो जाता, तब तक एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। और ये एहतियात अपने हाथ है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका उपयोग कर हम सजग रह सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। हम सुरक्षित रहेंगे तो सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा। तो 22 मार्च की वो तारीख याद कर लीजिए जब लगा था जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला। तो स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, अपने आसपास सफाई रखें। दीजिए विदा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास सफाई रखें, सारी वही चीजें दोहराइए, याद कीजिए जब कोरोना का पहला अटैक हुआ था तब हमने क्या किया था। इधर विपक्ष ने पाटन सामूहिक हत्याकांड को मुद्दा बनाकर हल्ला किया तो सत्ता पक्ष ने सेंट्रल पूल का चावल नहीं लेने का विषय फिर से उछाल दिया। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सड़ने के बजाय उनकी सरकार ने कम दाम पर धान बेचने का कदम उठाया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा के तमाम अड़चनों का सामना करते हुए उनकी सरकार ने किसान न्याय योजना की राशि अन्नदाताओं को दी है। चौथी किश्त का भुगतान करने के बाद भूपेश सरकार की आलाकमान ने पीठ थपथपाई। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सोमवार को इस विषय पर जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस अध्यक्षों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें यह कहा गया कि सेंट्रल पूल का तय चावल नहीं लेकर भाजपा राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय किशोरवाली ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं पर किसान न्याय योजना को प्रभावित करने का आरोप लगाया। लगातार बाधा डालने की जो इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और हमने अपने वादे के मुताबिक केंद्र में हमने वादा किया था 2500 रुपए में धान खरीदी का, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव के कारण उनकी गाइडलाइन के अनुसार हम 1868 रुपए में ही धान की खरीदी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इस प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने सीमांत किसानों के साथ साथ भूमिहीन किसान को शामिल करते हुए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा, केंद्र के अनुसार उनकी सरकार ने 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी की और उसके बाद प्रति एकड़ सभी किसानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया है। इसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, जिससे उनका किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने जो कहा वो किए और किसानों के आवश्यकता के अनुसार वो किस्तों में इसका भुगतान कर रही है। कांग्रेस की सरकार तो चाहती थी कि एक मुश्त दे दे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड़ा अटकाने का काम लगातार करते आ रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत विलंब जरूर हुआ है। इस बरस रिकॉर्ड 91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होने और सेंट्रल पूल के चावल का उठाव नहीं होता देख राज्य की भूपेश सरकार ने इसे 1300 रुपए प्रति क्विंटल
कि दर से मजबूरी में बेचना बताया और इसका ठीकरा भाजपा के सिर फोड़ दिया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वाद टीवी, बिलासपुर। ये राजनीतिक स्टंट चलता रहता है। 1868 रुपए में धान जो है सेंट्रल के हिसाब से खरीदा गया, उसके बाद अब जब वो 1300 रुपए क्विंटल में बिकेगा तो कहां लॉस हुआ, किसका नुकसान हुआ, सोचिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रात में वे बिलासपुर पहुंचे। दूसरे दिन महामाया के दर्शन के लिए रतनपुर गए। यहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमल फूल देकर स्वागत किया। श्री जो चौबे ने मां महामाया के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। उनके इस धार्मिक यात्रा में साथ में छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण झा भी मौजूद रहे। अगली खबर। रतनपुर नगरी में सूर्यवंशी समाज का 3 दिवसीय मेला संपन्न हो गया। 19 से 21 मार्च तक संत श्री मोहर साय सहसराम जी की स्मृति में लगे इस मेले में बेलतरा विधायक रजनीश सिंह भी शामिल हुए। सहसराम के छायाचित्र पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना के बाद विधायक ने समाज को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सूर्यवंशी समाज के लोग यहाँ मौजूद रहे। आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। सूर्यवंशी समाज एक ऐसा समाज है, एक ऐसा मेहनत का समाज है और एक बारे में अच्छे से एक बार जानता हूँ कि जो गांव में मैं रहता हूँ वहाँ आधा जनसंख्या बड़े गांव है, बहुत जी मोर गांव के भी यहाँ आए हुए हैं। बहुत जी मनात जात रहते लेकिन बहुत जी हो सकते है कि नहीं जानत हुई, कोई कारण से नहीं आए गए हुई, दूर रहते तेकर कारण से। तो बड़े गांव लगभग 8000 के जनसंख्या, उनमें 4000 सिर्फ सूर्यवंशी समाज के भाई बहनी मन। और यदि आप मन के बीच में आज ये मेरे खड़े होए के मौका एक सामान्य जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर मिले हैं तो अवसर समाज के भाई बहनी मन के आशीर्वाद से मिले। मार्च का महीना सरकारी विभागों के लिए राजस्व का महीना माना जाता है। इस महीने में हर तरफ राजस्व इकट्ठा करने की होड़ लगी रहती है। पंजीयन कार्यालय यानी रजिस्ट्री दफ्तर में इन दिनों मेला सा लगा हुआ है। 31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कराने और इस राजस्व एकत्र करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सोमवार को सर्वर डाउन होने के कारण रजिस्ट्री कार्यालय में कामकाज प्रभावित हुआ। रजिस्ट्री कराने आए लोगों को इस दौरान परेशान होते देखा गया। वहीं टेक्निकल समस्या को सुधारने जो एक्सपर्ट हैं वो मौके पर मौजूद थे। पंजीयन कार्यालय में पिछले 2 दिनों से BSNL का सर्वर नहीं है, जिसके नाम से रजिस्ट्री कराने वालों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूर दूर से रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं और जिला प्रशासन या पंजीयक डिपार्टमेंट के जवाबदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। BSNL के अधिकारियों को बार बार फ़ोन लगाने में फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। बहुत असुविधा जा रहा है और जल्द से जल्द ये नेटवर्क की जो समस्या है उसको दूर करने। आपका फिर से स्वागत है। कटघोरा को रेल लाइन से जोड़ने की खुशी लोगों में दिखाई दी, मगर अब कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ न्यू रेलवे लाइन की योजना ही ठंडे बस्ते में चली गई है। रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन घोषणा के बाद इस योजना को भूल गया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो राज्य की पूर्ववर्ती रमन सरकार और रेल मंत्रालय के बीच MOU हुआ। 2018 में कटघोरा से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ तक 277 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई। तब इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,821 करोड़ रुपए थी। सर्वे के अनुसार निर्धारित रूट पर नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुंगेली जिले में जन सुनवाई भी की गई थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के कार्यों में कोई नई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। रेल अधिकारियों की माने तो प्रोजेक्ट अभी भी समीक्षा के स्तर पर है। जरूरी निर्देश और बजट आना बाकी है, जिसके बाद ही इस पर काम आगे बढ़ सकेगा। यह अभी वर्तमान में यह अभी समीक्षा के स्तर पर ही है और अभी इसमें निर्देश आने बाकी हैं। जिस तरह से बजट आएंगे, जिस तरह से हमारे पास निर्देश आएंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उसमें उस तरह से हिसाब से काम करेगा। इधर बहुप्रतीक्षित मांग होने के कारण सांसद ने योजना में गति लाने के लिए रेल मंत्री और राज्य सरकार से इस नई रेल परियोजना में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने और कार्य में गति लाने की मांग की है। ऐसा क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजों के जमाने में रेल लाइन बिछाने का काम प्रारंभ हुआ था
लेकिन आज़ादी के बाद उस काम पर कोई प्रगति नहीं हुई और अंततः यह योजना 2016 में बनकर स्वीकृत हुई, 18 में अंतिम रूप से इसे स्वीकृति मिली और अभी उल्लेखनीय प्रगति नहीं है और मैं इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा हूं। परियोजना के कार्यों में अब तक कोई प्रगति नहीं आई है। योजना के तहत कटघोरा से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ तक 277 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का विस्तार होना प्रस्तावित है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर रेल प्रशासन के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 4 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया। जोन से चलने वाली अमृतसर, उधमपुर, पटना और निजामुद्दीन की ओर से जाने वाली 4 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है। इन सभी ट्रेनों को जून के अंतिम सप्ताह तक चलाने का निर्णय लिया गया है। सभी गाड़ियों में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कराना बहुत जरूरी है। कोटा वन विकास निगम के तहत ग्राम करपीहा के जंगल से लकड़ी चोरी कर ले जाने वाले ग्रामीणों को पकड़ा गया। लकड़ी तस्कर सागौन की 48 नग बल्ली को साइकिल में लाद कर लेकर जा रहे थे। तभी वन विकास परिक्षेत्र के अधिकारी अभिनंदन गोस्वामी को इसकी सूचना मिल गई और वे मौके पर पहुंचे और तस्करों को पकड़ने जाल बिछाया, मगर भनक लगते ही तस्कर 48 नग बल्ली और 12 साइकिल को छोड़कर फरार हो गए। विभाग के अधिकारियों ने साइकिल और लकड़ी बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है और चोरों की जांच की जा रही है। सुबह 4 बजे सूचना मिला हमको, मुखबिरों द्वारा दिया गया कि अवैध कटाई हो रहा है। हम लोग तत्काल जो है भगे उड़न दस्ता टीम को लेकर और उसको घेराबंदी करने रोड पर रहे। उतने ही समय उधर से अपराधी लोग जो है साइकिल से लकड़ी लाद कर ला रहे थे। हमारे डग्गा को देखते ही हुए वो लोग लकड़ी साइकिल फेंक कर भाग गए। हम लोग उनको पकड़ने की प्रयास किए परंतु नहीं पकड़ पाए। वो लोग भागने में सफल हुए। कितने लोग रहे होंगे? वो लोग लगभग 12 साइकिल के अंदाज लगा रहे हैं कि 12 ही लोग हैं। वो लोग 12 लोग भाग गए हैं। वो लोग शहर में पर्यावरण को देखते हुए वर्ष 2017-18 में नगर निगम ने वन विभाग के साथ मिलकर ऑक्सीजोन बनाने की योजना तैयार की थी। इस योजना में ऑक्सीजोन विकसित करने के लिए पहले साल 26,60,000 रुपए खर्च कर नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज और दूसरे शीशु के करीब 502 टॉल प्लांट लगाए गए। लेकिन निगम ने 1 साल में ही इस योजना को बदलते हुए उसी जमीन पर दूसरी योजना शुरू कर दी। अब स्थिति यह है कि ऑक्सीजोन योजना बंद हो गई है। 502 प्लांट में केवल 60 प्लांट ही बचे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसमें ऑक्सीजोन योजना जो है दम तोड़ चुकी है। 26 लाख रुपए बर्बाद कर दिए गए। निगम ने ऑक्सीजोन की जमीन पर दूसरी योजना लगाकर तारामंडल खड़ा कर दिया है। यानी वन विभाग के 26 लाख रुपए यानी जनता के पैसे डूब गए। नगर निगम के द्वारा तारामंडल का प्रस्ताव आ गया। डीएफओ साहब के द्वारा बाकायदा चिट्ठी लिखा गया, उनको हमारे द्वारा चिट्ठी लिखा गया, पर उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और अपना तारामंडल का निर्माण किया उन्होंने। अभी लगभग 70-72 पेड़ है जिनकी हाइटें अब हाई ग्रोथ पर पहुंच गई है और आशा तो करते थे कि अगर वो पेड़ भी रहते तो वो इसी परिस्थिति में रहते जैसे बाकी वृक्ष आज की स्थिति में है। तो रूप से ये पैसा वेस्ट ही गया है, क्योंकि हमने एक उद्देश्य से लेके, एक ऑक्सीजन का उद्देश्य से लेके हमने रोपण किया था, परंतु आज की स्थिति में वहाँ पे अब एक शासकीय प्रशिक्षित योजना का आरंभ हुआ है, तो वो पैसा निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। और इधर दुर्ग में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। अलग अलग प्रदेशों से 145 चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार रहा। बिलासपुर जिले के खिलाड़ी सभी स्तर पर भारी पड़े। यहां के 22 खिलाड़ियों ने 25 मेडल हासिल किए और जिले का नाम रोशन किया है। कोच उत्तम कुमार साहू के नेतृत्व में इन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में अपनी योग्यता साबित की। सभी खिलाड़ियों का बिलासपुर लौटने पर स्वागत किया गया। राजस्व मंत्री की फटकार का असर दिखाई देने लगा है। राजस्व मंत्री के नाराज होने के बाद राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। धड़ल्ले से चल रहे अवैध प्लाटिंग के कार्य में अब प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। अवैध प्लाट की अब न तो बिक्री हो पाएगी और न ही अवैध काम करने वाले फल फूल पाएंगे। लगातार शिकायतों के बाद राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर एक कागज भी नहीं चलाया गया है। नगर निगम में शामिल 15 गांव अवैध प्लाटिंग का गढ़ बनते जा रहे हैं।
किसानों को कृषि कार्य के लिए शासन की ओर से पट्टे पर दी गई जमीन की खरीदी बिक्री हो रही है। कॉलोनाइजर इसका डायवर्सन कराकर कॉलोनी बना रहे हैं। निगम ने ऐसे 94 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया था, जिसमें अधिकांश ने जवाब ही नहीं दिया। निगम द्वारा अब तक 33 के खिलाफ ही कार्रवाई की जा सकी है। अफसरों का कहना है कि नगर निगम के पास अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। राजस्व विभाग पूरी तरह से ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर कार्रवाई कर सकता है, फिर भी राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। निगम के पास तो रिकॉर्ड भी नहीं है, इससे कई मामले पेंडिंग हैं। बीते दिनों निगम ने अवैध प्लाटिंग करने वाले 133 लोगों की सूची बनाई थी, जिसमें जांच पड़ताल के बाद 94 को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कॉलोनाइजर, बिल्डर के अलावा प्लाटिंग करने वाले भी शामिल हैं। राजस्व मंत्री की नाराजगी के बाद अब तहसील कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। अवैध प्लाटिंग की जा रही है। अवैध प्लाटिंग में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना है कि खरीदी बिक्री पे रोक लगाई जा सके, तो उसके लिए मंत्री जी के निर्देश के पश्चात में पटवारियों से जानकारी आहूत की जा रही है और पटवारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि वो निगम से जो हमको सूची मिली है उस सूची को ध्यान में रखते हुए उसके अलावा और भी जो फील्ड में इलीगल प्लॉटिंग हो रही है उसको मौके पे जाएं, जांच करें, पंचनामा प्रतिवेदन और फोटोग्राफ्स के साथ में प्रतिवेदित करें। वहां से जैसे हमारे पास जानकारी आती है पटवारियों से, हम उसको राजस्व प्रकरण की भांति दर्ज करेंगे। मोपका, खमतराई, चिल्हाटी अवैध प्लाटिंग का गढ़ बन चुका है। निगम के सर्वे में मिले 94 अवैध प्लाटिंग में सर्वाधिक प्रकरण मोपका, खमतराई, चिल्हाटी और लिंगियाडीह के हैं। यहाँ अवैध प्लाटिंग के लगभग 40 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मंगला, उसलापुर, दोमहानी, देवरी खुर्द, चिल्हाटी, लिंगियाडीह, बिजौर, कोनी, बिरकोना रोड और सकरी में भी अवैध निर्माण के प्रकरण हैं। निगम में शामिल होने के पहले यहां धड़ल्ले से अवैध निर्माण होता रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। तहसीलदार एनपी गभेल ने कहा कि अब ऐसे लोगों की कुंडली तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। उनके खसरा B1 में वो प्रकरण न्यायालय में लंबित दिखेगा और रजिस्ट्रार को हम चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसे प्रकरणों पर जिसमें खसरा B1 में आपको न्यायालय में प्रकरण लंबित दिख रहा है उस पर आप किसी प्रकार की रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तो वो रजिस्ट्री की प्रक्रिया उससे रुक जाएगी। उसके उपरांत हम सक्षम अधिकारी नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त महोदय हैं और नगर से बाहरी एरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में SDM साहब हैं, उनको हम वो जो प्रकरण आगे की अग्रिम कार्रवाई के लिए संप्रेषित कर देंगे। नगर निगम अतिक्रमण शाखा के प्रभारी जुगल किशोर सिंह का कहना है कि नए आयुक्त आने के बाद नए सिरे से कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। सबसे पहले 65 लोगों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं, कुछ ने जवाब नहीं दिया, उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है। पहले लगभग 33 लोगों पर कार्रवाई की गई थी। 4 से 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, लोकस्वर टीवी। सड़क नाली की सुविधा नहीं है, फिर कल्पना कीजिए उस इलाके के निवासियों पर क्या बीत रही है। परसदा आवासपारा में गर्मी के दिनों में भी कीचड़ फैला रहता है। ऊपर से दुर्भाग्य है कि ये इलाका अब नगर निगम का हिस्सा हो चुका है। नगर निगम में शामिल किए जाने से पहले भी परसदा का आवासपारा ऐसा दिखता था। बुनियादी सुविधाओं से दूर स्थानीय परिवार मुश्किल भरे हालातों का सामना कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 8 यातायात नगर का हिस्सा विकास से कोसों दूर है। चलने के लिए सड़क नहीं है, गंदे जल की निकासी का इंतजाम तक नहीं है। घरों के आगे लोगों ने गड्ढे खोदे हैं, जिसमें निस्तारी पानी जमा होता है। आगे क्या होता है, इससे पहले बता दें कि गर्मी के दिनों में भी आवासपारा में कीचड़ फैला रहता है। गृहिणियों को घर का काम, ऊपर से तमाम दुश्वारियों की शिकायत जनप्रतिनिधियों से करते ये थक चुके हैं। यहाँ रोड के भी सुविधा नहीं है, लाइट के भी सुविधा नहीं है, पानी के भी सुविधा नहीं है, और क्या कहते लाइट के बिल पटाथन, बिजली के बिल पटाथन, टैक्स पटाथन, जबका का टैक्स नहीं आते खाला दुगना टैक्स पटाथन है। और गरीब आदमी काला खाए काला कमावे, यहाँ थोड़ में हर चीज एक रथ है। तब रोड और पानी के तो थोड़ा बहुत सुविधा करना चाहिए नहीं नगम निगम वाले मल्ला कि कुछ नहीं करे हमें। पानी जब गड्ढे में भर जाता है तो इसे दूर जाकर लोग फेंकते हैं। मुश्किल हालातों में इन्हें जीने के लिए मजबूर करने वाले शासन के नुमाइंदे और चुने हुए जनप्रतिनिधि शर्म से इधर का रुख नहीं करते।
हमारे वार्ड नंबर 9 में मूलभूत सुविधा बुनियादी सुविधाएं से वंचित रखा गया है। जैसे कि आप देखे हैं कि हमारा जो है सड़क के साथ में नाली और उसके अलावा जो है हमारे पास बिजली की सुविधाएं नहीं हैं। खंभे कुछ जगह पे लगे हुए हैं, कुछ जगह पे खंभे लगे नहीं हैं, तो वो मूलभूत सुविधा जो है हमको मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है नगर निगम को बार बार कोस रहे हैं। नगर निगम में हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, वहाँ नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए हुए हैं। अभी तक कोई मूलभूत सुविधा हमको मिल नहीं पा रही है। पानी के बिना काम नहीं चलेगा, इस्तेमाल से स्थिति खतरनाक होती है, कीचड़ गंदगी में मच्छर पनप रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की कमी ग्राम पंचायत से यहां बनी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम में बैठे जिम्मेदार अपने नागरिकों को मुट्ठी भर सुविधा नहीं दे रहे। ऐसे में नागरिक पूछते हैं, टैक्स काहे का दे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वाद टीवी, बिलासपुर। नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल किए गए 15 ग्राम पंचायत, 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों में अब नियमित सफाई होगी। निगम ने शहर के सभी जोन में सफाई के लिए 70 नई गाड़ियां मंगाई हैं। इन वार्डों में सफाई व्यवस्था पहले भगवान भरोसे चल रही थी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 15 ग्राम पंचायतें, 1 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को निगम सीमा क्षेत्र में शामिल किए जाने से पहले निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र से निकलने वाले कचरे को उठाने और कछार में खाद बनाने के लिए दिल्ली की रैकमी कंपनी को ठेका दिया था। अनुबंध के तहत ठेका कंपनी ने शहर में पुराने नगर निगम सीमा क्षेत्र से ही कचरा कलेक्शन कर कछार में डंप और खाद बनाने का काम कर रही है। अब नए क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 70 नई गाड़ी खरीदी गई हैं, जिसे अलग अलग जोन में भेजा जा रहा है। नालियों की सफाई और सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए सफाई कर्मचारियों की भी भर्ती की गई है। सफाई के लिए हमको 3 वाहन मिला हुआ है, उसमें कल से हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करेंगे। अभी सफाई के लिए हमको 60 कर्मचारी की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, MIC से भी हो चुका है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। कल से ठेकेदार के द्वारा हम लोगों को लेबर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रत्येक वार्डों में 8-8 कर्मचारी के हिसाब से सफाई का कार्य कराएंगे उनसे। सक्रिय जोन की बात करें तो यहाँ 3 नई गाड़ी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करेगी। वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि वार्ड में कचरा का उठाव पिछले 14 महीनों से नहीं हो रहा था। अभी हमको जानकारी मिली है कि अभी 70 तो नई गाड़ी आई हुई है, जिसमें हमारे जोन को भी 3 गाड़ी प्राप्त हुई है। उसमें अपना का वर्कर का भी है, अभी वर्कर का भी टेंडर तो हो चुका है, लेकिन आवंटन नहीं हुआ है। जैसे आवंटन होता है ड्राइवरों का, वर्कर का, उस हिसाब से जैसे गाड़ी आएगी अपन डोर टू डोर कलेक्शन कराएंगे। लगभग 14 महीने के बाद ये सफल हुआ है गाड़ी आने में, और अभी आगे मेरे ख्याल से ऐसा परेशानी तो नहीं आना चाहिए। नए क्षेत्रों में सफाई के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सड़क में झाड़ू और नालियों की सफाई की व्यवस्था निगम धीरे धीरे कर रही है। अब देखना ये होगा कि नए वार्डों में लोगों को निगम की पूरी सुविधा कब तक उपलब्ध हो पाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों की सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए नगर निगम सीमा के स्लम क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट का भ्रमण कराया जा रहा है, जहां वार्डवासी अपने हेल्थ का चेकअप करा रहे हैं। उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही है। वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर में मोबाइल यूनिट के जरिए हेल्थ कैंप लगाया गया। यहां वार्ड के लोगों ने पहले पंजीयन करा रखा था, उनका उपचार किया गया। मोबाइल यूनिट में मौजूद चिकित्सकों ने बताया कि सर्दी खांसी बुखार के जो लोग हैं ग्रसित जो है वो आ रहे हैं और यहां उनका उपचार किया जा रहा है। 30% आ चुके हैं और अभी 3 बजे तक हम लोग बैठेंगे। 70-80 रोज में एवरेज रहता है पेशेंट होगा, है ना। कुछ लोग इसमें सभी प्रकार के चेकअप है, लीवर किडनी, अपने ये साथ CBC, हेमोग्लोबिन, टोटल ECG वगैरह सब व्यवस्था इसमें है ना। जिस टाइप पेशेंट रहते हैं उसको जाँच करके दवाई निःशुल्क दिया जाता है। और काफ़ी लोगों को मतलब जो हम लोग सेकेंड में आते हैं ना, तो फिर रिपीट उनको फिर पूछते हैं, पूछ के फिर उसकी दवाई को रिपीट किया जाता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर सोमवार को पानी बचाने को लेकर लोगों में जागरूकता देखी गई। समूहों से जुड़े और इस क्षेत्र में काम करने वालों ने आम जनों से पानी बचाने अपील की। NCC कैडेट्स की टीम ने भी बिलासपुर में NCC अधिकारी आशीष शर्मा के नेतृत्व में जल बचाओ रैली निकाली। पुलिस ग्राउंड से रैली जो है ईदगाह चौक, जेल चौक होते हुए वापस पुलिस ग्राउंड में समाप्त हुई। इस दौरान NCC कैडेट्स ने लोगों से तख्तियां जो उन्होंने हाथों में रखी थी उसमें मैसेजेस के जरिए लोगों को संदेश दिया।
7CG बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में इन छात्र और छात्रा कैडेट्स जो हैं इनके द्वारा आम जन को जागरूक करने के लिए एक वॉकाथन का आयोजन किया जा रहा है। और ये बैनर और पोस्टर लिए हुए जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जल का जो संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है अभी के परिवेश में, और इसके लिए लोगों को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। देश में कोरोना काल का 1 साल पूरा, थोड़ी राहत के बाद दहशत फिर बरकरार। कटघोरा से मुंगेली रेल लाइन का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में, अधिकारी कह रहे हो रहा अध्ययन। अवैध प्लाटिंग के मामले में राजस्व मंत्री की फटकार के बाद जागा राजस्व महकमा, जुटाई जा रही जानकारी, पटवारियों को आदेश। सेंद्री के पास अरपा के बीचों बीच अवैध खुदाई, पत्थर चिल्फी निकालने वालों पर कार्यवाही की तैयारी। और दूसरी जगह शादी के चक्कर में प्रेमी बना हत्यारा, मोबाइल मैसेज ने दिया आरोपी का संकेत। आगे की खबर, अरपा नदी से चिल्फी पत्थर निकालने की खबर लोकसभा टीवी पर प्रमुखता से दिखाई गई। अब खनिज विभाग के अधिकारी इस मामले में कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। सेंद्री गांव में अरपा नदी के बीच से चिल्फी पत्थर खोदकर निकाला जा रहा है। नदी के बीचों बीच हो रही इस खेल की खबर सीसीएल लोकसभा टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर प्रसारित होने के बाद खनिज विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में देर शाम टीम मौके पर पहुंच गई, मगर तब तक देर हो गई थी और इस कार्य में लगे लोगों को किसी ने निरीक्षण की जानकारी दे दी। ठेकेदार ने तत्काल वहां से अपनी मशीनें हटा ली। मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम ने स्थल का मुआयना किया और खुदाई की गई जगह की लंबाई चौड़ाई नापकर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने का मन बनाया। नदी के बीचों बीच पोकलेन लगाकर बाईपास सड़क बनाने वाली कंपनी रेत की जगह यहां चिल्फी पत्थर दिन दहाड़े निकलवा रही थी। नदी के बीचों बीच चल रहे इस अवैध कारोबार की और किसी की नजर नहीं थी। जब हमारे न्यूज चैनल ने खबर प्रसारित की तब जाकर खनिज महकमा जागा। नदी से चिल्फी पत्थर निकालने का तो मैंने अभी तक मामला कहीं पे नहीं सुना था। अगर ये मामला है तो बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें हम तत्काल संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि नदी के अंदर बेड रॉक को तो छेड़ ही नहीं सकते हैं वो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ गंभीर अपराध है, उस पर कार्रवाई करेंगे। खनिज विभाग के उप संचालक ने बताया कि इस मामले में संबंधित सिंचाई विभाग के अधिकारी भी ठेकेदार के खिलाफ अपराध दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल खनिज विभाग अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहा है। इसमें एफआईआर तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अवैध उत्खनन का ही मामला दर्ज कर पाते हैं खनिज नियमों के तहत में। लेकिन अगर जिसका विभाग है, जैसे नदी इरिगेशन विभाग के अंतर्गत आता है, तो यदि वो विभाग चाहे तो उसके संबंध में ये कार्रवाई जरूर कर सकता है। बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी का किस हद तक लोग दोहन कर रहे हैं, इस दृश्य को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि खनिज विभाग संबंधित सड़क ठेकेदार से इस अवैध कार्य को लेकर कितना जुर्माना वसूल करता है। कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट, लोकसभा टीवी। विकासखंड पामगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 18 वर वधू का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। समारोह में पामगढ़ विधायक इंदु बंजारे, एसडीएम करुण डहरिया और महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनंत के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दिया। कोरोना के देखते हुए हमने जो है सबसे पहले तो मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की थी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, और साथ ही हमने जो जगह जो चयन किया था विवाह के लिए उसमें हमने 18 जोड़ों के हिसाब से काफ़ी जो है बड़ा स्पेस सेलेक्ट किया था, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो है शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार आज जो है कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। पर जो है मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना अंतर्गत 18 जोड़ों का विवाह जो है संपन्न हो रहा है। इसमें एक हमारी बहन जो है वो दिव्यांग है, जिनका भी विवाह इस जो है इस कार्यक्रम में हो रहा है। कार्यक्रम सफल हो चूँकि शासन की जो गाइडलाइन है उस आधार पे कार्यक्रम को रखा गया था और बहुत कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पे गरीब वर्ग के परिवार के लोग उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण तो विवाह करने काफी दिक्कतें होती थी। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह के माध्यम से उनको इस परेशानी से दूर होना पड़ा और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बेटियों को शादी किया और सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला और बहुत अच्छे से कार्य कर सका।
होली का रंगीला पर्व नजदीक है। पर्व के मद्देनजर जगह जगह फाग गायन का सिलसिला जारी है। टोलियों में बटे कलाकार शाम होते ही गली मोहल्लों में नगाड़े की थाप पर राग छेड़ते हैं। वार्ड नंबर 36 कतियापारा के संतोषी मंदिर में भी कलाकारों का फाग गायन जारी है। जय अम्बे सेवा मंडली के सदस्य रोजाना अपने फाग गायन से लोगों को मोहित कर रहे हैं। हेल्थ केयर प्रीमियर लीग का आयोजन सीएमडी कॉलेज मैदान में किया गया, जिसका फाइनल मैच रविवार की शाम को जेबी लायंस और आरसीबी के बीच खेला गया। मैच में जेबी लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 73 रन का लक्ष्य दिया। आरसीबी ने महज 11 ओवर में ही इस लक्ष्य को पार कर कप पर कब्जा कर लिया। विजयी टीम को 51,000 रुपए नगद और शील्ड प्रदान किया गया। दूसरे स्थान पर रही टीम को 25,000 रुपए के साथ शील्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक शैलेश पांडे रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने की। कोरोना काल में इतना काम करने के बाद, लोगों की, जनता की सेवा करने के बाद बहुत अच्छा काम करने का थोड़ा सा यहाँ पर खेलने कूदने का भी होना चाहिए, तो उसको लेकर बहुत सारी टीमें यहाँ खेलने आई डॉक्टरों की, और आज उसका फाइनल मैच था। बहुत अच्छा आयोजन था। मैं सभी डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आयोजन एक बहुत अच्छा आयोजन है, और ख़ास करके जो लोग जीवन को बचाने का काम करते हैं, दिन रात मशीन की तरह काम करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से भी उनको मजबूत होना चाहिए। और ये जो प्रयास है खेल के माध्यम से, इस बहाने कम से कम उनको थोड़ा सा समय मिलता है, और उस समय का उपयोग उन लोगों ने बहुत अच्छे से किया, और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह करें। Being a doctor, he took so much tension for this इस आयोजन के लिए उन्होंने जो ये किया, और इतना अपना समय दिया आयोजन के लिए, प्रीमियम लीग के लिए, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत कश्यप का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हेल्थ केयर प्रीमियर लीग के नाम से हमने कराया है। डॉक्टर प्रीमियर लीग लास्ट ईयर कराया था हमने एक छोटे रूप में। इस साल 24 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें रायगढ़, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, रायपुर, यहाँ सब जगह से टीमें आई थी। 24 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आज फाइनल मैच हुआ जेबी लायंस और आरसीबी के मध्य, जिसमें रायपुर के कुछ प्लेयर जेबी लायंस से खेल रहे थे, और आरसीबी पूरी बिलासपुर के फार्मा एसोसिएशन की टीम थी। और इस मैच में जो जीत प्राप्त किया है वो आरसीबी की टीम ने इस सीजन का पहला मैच जीता है। छत्तीसगढ़िया कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने सरकार से लेकर तमाम संगठन लगे हुए हैं। मुंगेली में भी रविवार को जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ी एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन कर कलाकारों को परखा गया। आगर खेल मैदान में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक अपनी सुरों की जो है का प्रदर्शन किया। गीत गायन में पहले स्थान पर हितेश केशरवानी, दूसरे स्थान पर आदर्श सिंह रहे। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक सुनील सोनी ने भी यहां समा बांधा। परिवार वालों की पसंद से शादी करने के लिए युवक ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। युवती के परिवार वालों ने कोटा थाने में युवती के गायब होने की सूचना दी। शक के आधार पर पुलिस ने प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। इसलिए 10 दिन पहले युवती की हत्या होने की बात सामने आई है। पुलिस ने अस्थियां बरामद कर ली है। कोटा थाना क्षेत्र के पीपर खूंटी निवासी भारती विश्वकर्मा 12 मार्च को अपने घर से कहीं निकल गई थी, जिसके बाद से परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे। एक सप्ताह तक युवती की तलाश करने के बाद परिवार वालों ने शुक्रवार को इसकी शिकायत कोटा थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की।
जांच के दौरान पता चला कि युवती का बिल्हा क्षेत्र के मेड़पार निवासी ब्रिजेश नेताम से प्रेम संबंध था। दोनों का मोबाइल के माध्यम से संपर्क था। इस पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवक पुलिस को गुमराह करने लगा। कड़ाई से पूछताछ में युवक ने भारती की हत्या कर गांव के खेत में लाश जला देने की बात कही। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर घटनास्थल से युवती की अस्थियां बरामद किया। एक महिला के गुम होने की रिपोर्ट उसके पिता और भाई के द्वारा कराई गई, जिसमें पतासाजी करने पर पता चला कि उक्त युवती का एक युवक से प्रेम संबंध था और उस संबंध में पूछताछ करने पर उसका मेड़पार हिर्री का रहना बताया गया। ब्रिजेश नेताम बिल्हा क्षेत्र के मेड़पार का रहने वाला था। वह पीपर खुटी में अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई करता था। भारती और ब्रिजेश ने 12वीं कक्षा तक एक साथ पढ़ाई की थी। इसके बाद ब्रिजेश अपने गांव आ गया, वहीं भारती ने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद भी दोनों का मोबाइल के माध्यम से संपर्क बना रहा। साथ ही युवक युवती बीच बीच में अपने मामा के घर आया जाया करते थे। पूछताछ में आरोपी ब्रिजेश ने पुलिस को बताया कि परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी। उसका अप्रैल में विवाह होना था। इसकी जानकारी भारती को भी हो गई थी। भारती शादी तोड़ने के लिए दबाव बना रही थी। इस पर ब्रिजेश ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली। ब्रिजेश नेताम उर्फ बिज्जू से पूछताछ की गई कि वो लड़की कहाँ है। तब उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने जो है उससे छुटकारा पाने के लिए उसको 12 मार्च को उसके घर से बुलाया, मोटरसाइकिल में लेके गांव लेके गया और उसकी गला दबाकर हत्या करके उसकी लाश को जला दिया। हत्या के बाद ब्रिजेश भारती के मोबाइल को अपने साथ घर ले गया था। भारती के गांव में कई लोगों को उनके प्रेम संबंध की जानकारी थी। भारती के गायब होने पर उन्होंने घर वालों को इसकी जानकारी दी। इस पर भारती के परिवार वाले मेड़पार गए थे। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ब्रिजेश ने भारती के मोबाइल से उसके भाई के नंबर पर मैसेज किया, जिसमें भारती की ओर से किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाने की बात लिखी थी। साथ ही कभी वापस नहीं आने और ब्रिजेश के साथ नहीं होने की बात लिखी गई थी। पुलिस ने जो है मौके से जली हुई उसके राख हड्डियां बरामद कर ली है और इसमें धारा 302, 201 और 364 के तहत FIR करके उसको गिरफ्तार कर। पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली। साइबर सेल के माध्यम से पता चला कि मोबाइल बिल्हा क्षेत्र में सक्रिय है और पुलिस को युवक पर शक हो गया, जिसके बाद मामले का खुलासा हो गया। लोकसभा टीवी के लिए कोटा से डब्बू ठाकुर की रिपोर्ट। धनंजय उपाध्याय की संदिग्ध मौत को 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की जांच कार्यवाही से नाखुश परिजनों ने एसपी से मुलाकात की। बिल्हा के परसदा का रहने वाला धनंजय 10 मार्च को डूंगरगढ़ में मृत मिला था। सरगिट्टी थाने में उसके गुम होने की सूचना दर्ज है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में परिजनों ने कहा है 8 मार्च को धनंजय घर से ये कहकर निकला था कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। घर नहीं लौटा तो परिजनों ने सिरगिट्टी थाना पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। कुछ दिन बीते, खोज खबर में कुछ हाथ नहीं लगा तो अपहरण की आशंका जताई, लेकिन पुलिस ने धनंजय की तलाश में विशेष रुचि नहीं दिखाई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस तत्परता दिखाती तो धनंजय सही सलामत मिल सकता था। डोंगरगढ़ जीआरपी ने अपने क्षेत्र में 8 मार्च को पाए गए शव की पहचान कराई तो वो गुमशुदा धनंजय का था। परिजनों ने कहा है जीआरपी को शव के पास से उसकी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला, इससे उसके अपहरण और फिर हत्या की आशंका है। 10 तारीख को सूचना दी तो हम लोग रात में तो नहीं जा पाए, दूसरे दिन हम लोग गए 11 तारीख को। वो डेड बॉडी को जिस हिसाब से हम देखे हैं और उसका वो कहीं कटा नहीं है। रेल में कोई भी चोट कटने का आना चाहिए ना, कहीं भी कोई कटने का चोट नहीं है, बल्कि यहाँ पे ना टीआई साहब बोले कि कोई आप बीमारी था क्या इसको कि ऑपरेशन कराए होंगे। हाल डिटेल वगैरह के लिए निकाल रहे करके बोले। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पहले भी गए थे ना सूचना देने, उसी दिन हम लोग गए थे 8 तारीख को। धनंजय का शव देखने के बाद उसके परिजन आत्महत्या से पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका कहना है पुलिस जांच में तेजी दिखाए और संदेहियों से पूछताछ करती है तो संदिग्ध मामला साफ हो सकता है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
जागरूकता के इस दौर में हर वर्ग हर समाज अपने आप को संगठित कर आगे ले जाने के प्रयास में है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति सेवक संघ की बिलासपुर इकाई भी पीछे नहीं है। रविवार को इकाई के सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए रामचंद्र ध्रुव को चुना। आलोक सिंह ध्रुव उपाध्यक्ष, जितेंद्र सिंह सचिव के रूप में चुने गए। अनुसूचित जाति के हित में काम करने वाले इस इकाई ने संकल्प लिया है। इस दौरान जिले के सभी ब्लॉक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोरोना से लड़ने का भी इन्होंने संकल्प लिया। हमारे अनुसूचित जनजाति सेवक संघ के नियमानुसार नियमावली के तहत किया गया और हमारा सभी अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के साथियों ने एक होकर के संघ को मजबूती के साथ काम करने के लिए आह्वान किया और हमारा संगठन सभी समाज हित में काम करने के लिए संकल्पित होकर के अपने जिज्ञासा और ऊर्जा के साथ हमारे संगठन में जोश भरते हुए आज का कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम अग्रसर कार्य करेंगे और आज का हमारे कार्यकारिणी बिलासपुर जिला इकाई का गठन हुआ, जिसमें मेरे को जिला प्रांतीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। जो मैं बिलासपुर में आज हम एक सामान्य सभा गठित कर यहाँ प्रांतीय निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष का गठन जो श्री रामचंद्र ध्रुव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अजमेर शरीफ के उस मुबारक मौके पर हर साल जगह जगह तमाम आयोजन किए जाते हैं। बिलासपुर में भी रेलवे स्टेशन के सामने जिला ऑटो संघ द्वारा कव्वाली का कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन उपस्थित होते हैं। रविवार की शाम यहां भोपाल के मुकर्रम वारसी की कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें विधायक शैलेश पांडे भी शामिल हुए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन वर्षों से कौमी एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ हर वर्ग और हर समुदाय मिलजुल कर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें सभी धर्म समाज की सहभागिता शामिल रहती है। जश्न गरीब नवाज के तहत रविवार की शाम रेलवे स्टेशन के सामने ऑटो स्टैंड में जिला ऑटो संघ द्वारा कव्वाली का आयोजन कराया गया, जिसमें भोपाल से आए मुकर्रम वारसी ने कव्वाली पेश कर सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर आयोजकों का उत्साह बढ़ाने शहर विधायक शैलेश पांडे भी पहुंचे। जिला ऑटो संघ के इस कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा करते हुए इसे कौमी एकता की मिसाल बताया। मैं समझता हूं कि एक साल से सुने हुए हो गया है, एक साल हो गया था कि हम लोग कव्वाली नहीं सुन पाए थे और आज आदरणीय वकील भाई के कारण हम लोगों को कव्वाली सुनने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संयोजक वकील खान ने बताया कि यहाँ सौहार्द बना रहे, इसलिए सभी के सहयोग से कव्वाली का आयोजन कर अपनी वर्षों पुरानी पहचान बरकरार रखी है। हर साल किया जाता है और इसमें सभी लोग सहयोग करते हैं और जिला ऑटो संघ की ये विशेष प्रोग्राम रहता है कि बिलासपुर की जनता के मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और हर साल हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कव्वाली का प्रोग्राम करते हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई का सहयोग रहता है और सब मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलके इस प्रोग्राम को करते हैं। इस मौके पर आसपास के बड़ी संख्या में लोगों ने आकर यहाँ कव्वाली का लुत्फ उठाया। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, लोकस्वर टीवी। वैदिक विधि से हवन और सहस्त्र धारा के साथ कुदूदंड में चल रहे श्रीमद देवी भागवत कथा का समापन किया गया। इस अवसर पर आसपास के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कथा स्थल पर देखी गई। लोगों ने भोग भंडारा से प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सभी ने मंगल कामना और देश को कोरोना मुक्त करने भगवान से प्रार्थना की। श्रीमद देवी भागवत की कथा के विश्राम के बाद आज वैदिक विधि से हवन, सहस्त्रधारा और कपिला तर्पण इत्यादि के कर्मों के साथ श्रीमद देवी भागवत की कथा गंगा यहीं विश्राम करेगी। मंगल कामना भी कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल कीजिए। आसपास सफाई बनाए रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।